नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में वक्फ का नया कानून लागू। कानून बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। पीएम ने कहा, नए कानून से वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी। नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शनों के लंबे कार्यक्रम का किया ऐलान। तो सीएम ममता बोली, वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में नहीं होगा लागू। खड़गे ने भी मोदी सरकार को घेरा। दिल्ली की रेखा सरकार ने आम आदमी पार्टी को दिया बड़ा झटका। सरकारी संस्थानों की 177 मनोनीत नियुक्तियां की रद्द। आम आदमी पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन। राहुल गांधी ने उठाया जाति जनगणना का मुद्दा। वक्फ कानून को बताया संविधान पर आक्रमण। तो खड़गे ने ईवीएम पर उठाए सवाल। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से लेकर भारत रवाना हुई भारतीय एजेंसी। तिहाड़ जेल में रखने की तैयारी पूरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वक्फ कानून पर पीएम मोदी के बयान की। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के कुछ ही दिनों बाद प्रभावी भी हो गया। इसके साथ ही देश में वक्फ से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव औपचारिक रूप से लागू हो गए हैं। कानून लागू होने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग इंडिया समिट 2025 के मंच से अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि इस नए कानून से वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी। पीएम मोदी ने नए वक्फ कानून को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि ये कानून गरीब, पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में वक्फ बोर्ड में किया गया संशोधन भी कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का कानून था। इसका नतीजा ये हुआ कि भूमाफियों के हौसले बुलंद हो गए। हर कोई वक्फ कानून पर बयान दे रहा है, बवाल भी जारी है। पर इस बवाल के बीच में पीएम मोदी का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष, मौलाना गैंग, उन्हें कोई भी अच्छी चीजें पसंद नहीं है। देश के बारे में हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान को किस जगह से स्टार्ट किया, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, और वो था बंटवारा। ये देश धर्म के नाम पे एक बार बंट चुका है। हिंदुस्तान का नक्शा समय समय पे छोटा होता गया, बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। कारण हमने वही गलतियां की। आजादी के बाद हिंदुस्तान को क्या मिला? पीस ऑफ लैंड, टुकड़े टुकड़े में भारत, और साथ में मिली एक ऐसी राजनीति जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। और इस वोट बैंक की खातिर ये लोग फिर से देश को बंटवारे की राह की ओर लेकर के जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ तो एक पवित्र काम है। लोग अपनी जमीनें दान करते हैं कि समाज के कल्याण में उसका काम हो सके। इन विपक्षी पार्टियों ने कठमुल्लों को बिठा दिया, मौलवी मौलानाओं को, ऐसे लोगों को बिठा दिया जो समाज का काम तो दूर, ये लोग लैंड माफिया की तरह काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। चलिए, कभी कभी कोई फैसला हो जाता है जो गलत हो सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी को बिठाया था कि मुसलमानों की हालत बताओ कैसी है, तो उसने हालत बता दी। उन्होंने कहा कि जितनी कमाई वक्फ की प्रॉपर्टी से हो रही है, वो सिर्फ उसके पोटेंशियल कमाई का 1% है। 99% ये वोट के दलालों, मौलवी मौलानाओं और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के पॉकेट में जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसको ही बदलने की कोशिश की। ये अपर कास्ट मुस्लिम्स,
ये सब कुछ खा जाते हैं। ओबीसी, दलित, मुसलमानों के हाथ कुछ नहीं लगता और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो अकूत संपत्ति है उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होगा और इसलिए ये जो फैसला लिया गया है ये सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा और सबसे नया चैप्टर है। जी, तो देश भर में वक्फ कानून लागू हो गया है, पर कानून के खिलाफ विपक्ष की राजनीति जबरदस्त जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। तो वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सरकार ने संसद में सुबह 3-4 बजे तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बहस की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। साथ ही एक और अपडेट यह है कि नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शनों के लंबे कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है। इस प्रदर्शन का पहला दौर 10 अप्रैल से शुरू होगा जो 7 जुलाई तक चलेगा। विपक्षी पार्टियों में इतनी बौखलाहट क्यों है कानून के लागू होते ही? देखिए, जो बात ममता कह रही है वही अखिलेश यादव कह रहे हैं, वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं, वही तेजस्वी यादव भी और अरविंद केजरीवाल भी। ममता ने क्या कहा? ममता ने डंके की चोट पे कहा कि मुसलमानों की जमीन, एक एक इंच जमीन उसकी रक्षा वो करेगी। क्या इनमें से किसी के पास ये दम, ये हैसियत है कि वो कह सके कि ये जो वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीन, मंदिरों की जमीन, क्रिश्चियंस की जमीन, सिखों की जमीन को हड़प रहा है, उनकी जमीन की रक्षा करेंगे? वोट बैंक यही राजनीति है कि एक मुख्यमंत्री ये तो कह रहा है कि मुसलमानों की जमीन की रक्षा मैं करूंगी, हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो हिंदू इन तरह की पार्टियों को वोट करते हैं उनको अपना चेहरा घर के आईने में देखना चाहिए कि किसे आप सिर पे बिठा रहे हो, जो आपकी सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। अब कानून तो बन गया, अधिसूचना भी निकल गई, लेकिन ममता बनर्जी और तमाम लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, आपकी औकात ही नहीं है कि केंद्र द्वारा पारित कोई कानून आप अपने राज्य में। यही कहानी कहती थी ममता बनर्जी कि सीए लागू नहीं होने, लागू तो हो गया। सीए के तहत सबसे ज्यादा नागरिकता अगर दी जा रही है तो बंगाल में ही दी जा रही है। ममता बनर्जी ठन गोपाल कुछ नहीं कर सकेगी। अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी हैसियत एक एनजीओ की है, इस तरह के नेताओं ने, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं ने सिर पे बिठा लिया। ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई संस्था खड़ी हो गई। अब इन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल से शुरू करेंगे, तो पहला पर्पस इनका ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालेंगे, और दबाव कितना असरदार होगा ये तो जजेस तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, इनके साथ गरीब मुसलमान नहीं है। इन्होंने पहले भी इस तरह के आह्वान किए कि जंतर मंतर, तो पटना, तो ये तो वो, लोग कहीं नहीं आए। चंद नेता, कुछ मौलाना जो इस वक्फ की जमीन से कमाई कर रहे हैं, बस उनका ही इनको साथ है। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार में हुई 177 नियुक्तियों को एक झटके में रद्द कर दिया। ये नियुक्तियां आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली सरकार के बोर्ड, समितियां समेत अन्य संवैधानिक संस्थानों जहां दिल्ली सरकार सदस्य और पदाधिकारी मनोनीत करती है, उन जगहों पर की गई थी। इन सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप भी लगाया। आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी एकेडमी, संस्कृत एकेडमी समेत कुल 17 संवैधानिक संस्थानों में आप सरकार की मनोनीत नियुक्तियों को रद्द किया है। और जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द हुई है
उसमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी थे। दिल्ली सरकार के सूत्रों का तर्क है कि इन सभी सरकारी संस्थानों में पिछली सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां की थी, जिसका मकसद अपने नेताओं को फायदा पहुंचाना था। इसी के चलते ऐसे में इन 177 नियुक्तियों को रद्द किया जाना जरूरी है। अब क्या करेंगे ये केजरीवाल के खास लोग? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति समझता है, क्योंकि बहुत सारे देश में इस तरह के प्रचलन है, अमेरिका में भी है कि एक बार चुन गए अपने हिसाब से, तो किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की साली, किसी के जीजा, किसी की मामी, किसी की फूफू, पार्टी के लोगों को लाखों लाख की सैलरी पे इसने धर दिया। सरकार के इस फैसले से मैं खुश नहीं हूं कि आपने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये हाफ हार्टेड एक्शन है। ये तो बेशरम लोग हैं 177 जो अभी भी बैठे हुए थे। आपका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ है, सरकार गई, आपको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग निर्लज्ज लोग हैं, इनको तो कोई शर्म आती नहीं। न तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, न कोई परीक्षा दिया, और सरकार का पैसा तुम खा रहे थे। तो इनको निकालने से पहले सरकार को यह चाहिए था कि जिन जिन लोगों ने इन लोगों को अपॉइंट किया उसको तो उठा करके पहले जेल में डालो। क्या आपने गैर कानूनी तरीके से, उनका कोई दोष नहीं जो नौकरी कर रहे थे, अपॉइंटमेंट किसने किया उसको जेल के अंदर डालो, तब जाकर के सिस्टम सुधरेगा। अदरवाइज इस तरह के नेता ये फिर सरकार बनाएगा, फिर यही काम करेगा। ये इलीगल काम, गैर संवैधानिक, संविधान लेकर के घूमते ये सब, ये गैर कानूनी काम जो हुआ है, somebody must pay for it, somebody must be accountable to it। ऐसा नहीं, घर की खेती नहीं है, धर्मशाला खोल नहीं रखा है, चुनाव जीतते हो इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर लो। तो अगर ये सारी चीजें जो सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जो कर रही है, ये काम पूरा तब होगा कि जब इन लोगों को तो बाहर निकाला ही गया, जिन लोगों ने अपॉइंट किया, जो साइनिंग अथॉरिटी जिसके दस्तखत से इनको नौकरियां मिली और हमारे आपके टैक्स पे का पैसा उनको दिया गया, उस अधिकारी, उस नेता, उस मंत्री को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। जी, अब बात कांग्रेस पार्टी की। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे तक चली और आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे। आज आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाई। साथ ही राहुल ने कहा कि वह बिल संविधान पर आक्रमण है। तो वहीं खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। तो वहीं इस अधिवेशन में आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इस पर भी मंथन किया गया। क्या क्या चर्चा हुई है इस 2 दिन के अधिवेशन में? कुछ चर्चा नहीं हुई। क्या चर्चा हुई? कुछ नहीं, टोटल फेल, खत्म, बेकार हुआ ये पूरा अधिवेशन। कोई नई बात, कोई नई सोच, कोई नया संगठनात्मक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव, कुछ नहीं, नथिंग। जिसको जो बोलना था वो पिछले 10 साल से वही बातें ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? वही जाति जनगणना, वही वक्फ, वही सारी चीजें, कोई नई बात तो हुई नहीं। लेकिन एक बात तो समझ में आई कि कांग्रेस के लोग ही इस अधिवेशन को सीरियसली नहीं ले रहे थे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल, 35 लोग गायब थे। कहां गायब हो गए भाई? इतनी बड़ी चर्चा चल रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको कहते हैं, और ब्रेन गायब। खैर चलिए, छोटे मोटे नेता गायब हो तो हो गए। प्रियंका वाड्रा कहां गायब है भाई? कहां गायब है? क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ये सुधरने वाली पार्टी नहीं है। आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो 24/7/365 वो राजनीति और इलेक्शन मोड में ही चलते हैं। आप
इस तरह के अनमने तरीके से, बिना प्रिपरेशन के, बिना कुछ बदलाव किए हुए, बिना, और कहाँ आपने चुना भी जगह? प्रधानमंत्री मोदी का एक सर्वोत्तम क्रिएशन साबरमती रिवर फ्रंट, आपको और कोई दूसरी जगह नहीं मिली। वो साबरमती के रिवर फ्रंट को प्रधानमंत्री का देन बताया जाता है, वहां आपने वहां पे कार्यक्रम किया। तो ये कांग्रेस पार्टी ये हार से न सीखती है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को खुश रखने में इसके सारे नेताओं का पूरा टाइम बर्बाद होता है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत को 26/11 हमले के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी होने के बाद भारतीय एजेंसी आज उसे अमेरिका से लेकर भारत के लिए रवाना हो गई है। वो कल सुबह दिल्ली पहुंचेगी और उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसके खिलाफ मुकदमा करने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही आतंकी तव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की तव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने दलील दी थी कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाता है तो वहां उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। इस पूरे मामले में भारतीय एजेंसियों की कितनी बड़ी कामयाबी है? बहुत बड़ी कामयाबी। और प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल, इन लोगों को और विदेश मंत्री को मुबारकबाद देना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कीड़ा आज हमारे फंदे में फंस करके हिंदुस्तान आ रहा है। मानसिक और शारीरिक कष्ट वो तो दिया ही जाएगा और देना भी चाहिए। तुम लोगों की हत्या करोगे और तुम्हारे को मानसिक और शारीरिक कष्ट से प्रॉब्लम है? कौन है ये आदमी? ये पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। यही मास्टर माइंड है मुंबई हमले का। वहां से वो छोड़ के वो कनाडा जाता है। कनाडा में एक कंपनी खोलता है, इमिग्रेशन की कंपनी, जिसका एक शाखा मुंबई में खोला जाता है, और अपने दोस्त कोलमैन को यहां पे वो भेजता है रेकी करने के लिए। और वो रेकी किसके साथ करता है अभी आप देखते जाइए, ये कहानी बहुत आगे जाएगी। आपको बस मैं हिंट दे दूं, ये कोलमैन जिसने मुंबई के चप्पे चप्पे की रेकी की, कहां कैसे एंट्री होगी, कैसे कैसे क्या होगा, पूरा मुंबई उसे घुमाने वाला शख्स कौन है? ये वही सेकुलर डायरेक्टर महेश भट्ट का बेटा, पूजा भट्ट का भाई, इसने घुमाया है। और वो इमिग्रेशन कंपनी चला रहा था और उसके बाद वो FBI वालों ने पकड़ा कोलमैन को। फिर तव्वुर राणा का जो है नाम सामने आया, ये ISI का एजेंट है और यहां कंपनी खुली हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये पाकिस्तान से ये लोग आए, एक दिन ये लोग मुंबई में रहे और कोई भी एक्सपर्ट जो इस तरह का चीजों का जो एक्सपर्ट है, हमने जिनसे भी बात की सब ने यही कहा कि बिना मुंबई में मदद लिए इतना बड़ा ऑपरेशन, अनजान लोग, वो भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एक कोई गांव से उठाया हुआ, कोई मस्जिद का में मदरसे में पढ़ने वाला, ये लोग उतने ट्रेंड नहीं हो सकते कि आपको चप्पा चप्पा जो है वो तो गोली चलाने की ट्रेनिंग, बाकी सारी ट्रेनिंग, लेकिन उनको हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने इस पूरे ग्रुप को मदद की है। कौन है वो और क्यों मदद किया, ये सब राज कुछ दिन में खुलने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे कालिख पुतने वाली है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।